गणित की जड़ उन विद्यार्थियों के लिए जिनका मन टूट चुका है मैथ से, तो उनका मन हम मैथ से जोड़ने आए हैं, क्योंकि यही 10 कंटेंट जो हम पहले वीडियो में बता चुके हैं डे वन में, ये तो डे 2 है पढ़ाने जा रहे हैं। डे 1 में जो बताए हैं वही 10 कंटेंट आपको आने चाहिए, तब मैथ में आप परफेक्ट बन जाएंगे। और यदि आपको 10 कंटेंट नहीं आ रहे हैं तो आप मैथ में तेज नहीं हो पाएंगे और मन आपका उससे दूर भागता रहेगा। जैसे ही आपको 10 कंटेंट तैयार होंगे, 10 दिन में हम गारंटी लेते हैं 10 दिन में आपको आ जाएगा यदि आप ध्यान दिए। तो वही सब समस्याओं का समाधान लेके आए हैं जिसके कारण आपका मन टूट गया है मैथ से, तो मैथ से जोड़ने के लिए आए हैं इस वीडियो में। इसमें पहले हम पहला कंटेंट बताएंगे, अंक आपको जानना पड़ेगा। दूसरी बात संख्या आपको जानना पड़ेगा। संख्याओं में इतने प्रकार की संख्याओं के बारे में बहुत सरल तरीके से बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको साधारण जोड़ घटाना गुणा भाग और ये दशमलव का जोड़ घटाना भाग और भिन्न का, चर अचर का और ये घातांक एवं करणी, समीकरण बनाना, पक्षांतर करना, ये सब कुल मिला के 10 कंटेंट यदि आपको आ गए तो समझ लीजिए आप मैथ पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो कितना भी बड़े कोचिंग में चले जाओ मैथ समझ में नहीं आएगा। उदाहरण के लिए हम दे रहे हैं, देखो जैसे यहाँ एक पेड़ है, इसकी जड़ें हैं। यदि पेड़ का जड़ नहीं मजबूत है तो आप ऊपर से कितना भी पानी या दवाइयां छिड़कते रहें, फल अच्छा नहीं आएगा। यही कारण होता है, इसी पढ़ाई पर भी लागू होता है। यदि आप शुरू में सही से नहीं पढ़े हो, यदि शुरू में नहीं पढ़े हो तो अब भी शुरू का पढ़ लीजिए, प्रारंभ का जो शुरू में पढ़ा जाता है शुरुआत में मैथ के, उसको अब भी पढ़ लीजिए। नहीं पहले पढ़े हैं तो आप मैथ में आज से ही आगे बढ़ने लगेंगे, नहीं तो चाहे जितनी बड़ी कोचिंग कर लें, वैसे इसी प्रकार से पेड़ पर चाहे जितना पानी छिड़कते रहो, ऊपर से जड़ खराब है तो वो अच्छा फल नहीं देता है। उसी प्रकार से आप कितनी बड़ी कोचिंग कर लो, कितना भी पढ़ते रहो, मैथ समझ में नहीं आएगा यदि आपके ये जड़ मजबूत नहीं है। तो उस सबको हम सब समस्या का समाधान लेके आए हैं गणित की जड़ में। तो गणित की जड़ जरूर पढ़ना इसी से। और देखो कुछ लोग ट्रिक पर बहुत विश्वास करते हैं। ट्रिक एक जल्दी करने का माध्यम है कि कोई भी समस्या का समाधान करने के लिए या गणित के सवाल को हल करने का जल्दी करने का एक माध्यम ट्रिक है। तो हम यहाँ जल्दी नहीं करेंगे क्योंकि हमें बेस मजबूत करना है, यही कारण होता है बहुत से सवाल में ट्रिक नहीं लागू होता है। तो ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन इसमें ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जड़ है, गणित की जड़ है, जिससे आप मैथ में तेज हो पाएंगे। तो सबसे पहले 10 कंटेंट है, 10 में से हम 1 और 2 कंटेंट हम इसी वीडियो में दूसरे दिन ही बताएंगे। पहला और दूसरा कंटेंट अंक और संख्या इसी वीडियो में बताएंगे। बाकी ऐसे 10 कंटेंट है, उस आपको आना चाहिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले अंक के बारे में थोड़ा जानना है आपको। अंक जो कि देवनागरी लिपि में अंक होता है, ये होता है 1, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, फिर 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हिंदी की लिपि यानी देवनागरी लिपि की हिंदी भाषा के अंक हैं। इनमें 0 का प्रयोग किया गया है। इससे स्पष्ट है कि इसका आविष्कार तो देखो इससे स्पष्ट है, ये संख्या यदि हम इन अंकों से हम संख्या बनाते हैं तो उसमें 0 का प्रयोग किया गया है। इससे स्पष्ट है कि ये अंक जो बनाए गए हैं, ये संख्या बनाई गई है, इसमें ये 2800 साल से ज़्यादा पुरानी ये लिपि नहीं है, क्योंकि 0 का आविष्कार ही 476 ईस्वी के आसपास भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने किया था। तो आर्यभट्ट ने इसका प्रयोग थोड़ा बहुत किया था, बाकी इसके बारे में गणनाओं के बारे में ब्रह्मगुप्त ने बताया। तो लगभग ये जान रहे हैं कि 2800 साल से ज़्यादा पुरानी लिपि नहीं है। और एक अंग्रेजी की लिपि, अंग्रेजी में जो कि रोमन लिपि की अंग्रेजी भाषा की एक संख्या है, कुछ संख्या अंक है 0, 1,
2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये है रोमन लिप में है। रोमन लिप में एक लिप और आता है जो कि आई, डबल आई, ट्रिपल आई, ऐसे आई वी ऐसे 10 लिखा जाता है, एक्स को 10 है। इसमें शून्य का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसे लिप में 0 का प्रयोग नहीं किया गया है। तो देखेंगे, चल रहा वीडियो, चल रहा है, चलो देखो। तो ये लिप, इसको हिंदी में जाने रहेंगे क्योंकि कहीं कहीं देखते हैं अभी अभी लिखा रहता है, ये भी इस भाषा में आप नहीं पहचान पाते हैं क्या लिखा गया है, तो इसको भी जानेंगे। और इसको तो जानते हैं, इसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, तो इतना जानेंगे डिजिट में। और अब आते हैं संख्या के बारे में जानकारी। संख्या कई प्रकार की होती हैं। संख्याओं का प्रयोग किया जाता है कि कोई भी वस्तु हो जो अलग अलग हो, उनको गिनने में संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कई प्रकार से संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, आवश्यकता जैसे जैसे जरूरत पड़ा संख्याओं को कई रूप में बदला गया। इसमें देखेंगे सबसे पहले है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? एक से लेकर, देखो यानी इसको हिंदी में ना लिखें, इसी रोमन के अंग्रेजी भाषा में लिखें, रोमन लिप के अंग्रेजी भाषा में 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट, यानी अनंत तक, अनंत तक। अनंत तक मतलब होता है ऐसे जहां तक आप गिन पाए, जिसका देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 ऐसे 6 7 8 9 10 ऐसे एक से लेकर, अब कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या एक से लेकर अनंत तक। जब गिनती एक से शुरू होती है तो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। क्योंकि प्राकृतिक का मतलब होता है, प्राकृतिक का मतलब होता है जो भगवान ने बनाया है, लेकिन इसको तो भगवान बनाए नहीं है, इसको ये ऐसा लग ही रहा कि इसको मनुष्य ने ही बनाया है, लेकिन अपनी अपनी भाषा, इसको याद रखें प्राकृतिक क्यों कहा जाता है। प्राकृतिक इसलिए कहा जाता है कि बहुत से क्षेत्रों में पूरे देश दुनिया में पता किया गया, अपने अपने क्षेत्र के लोग जो गिनती यानी गिनने में स्टार्ट करते थे, आरंभ करते थे किसी संख्या, कोई भी वस्तु को गिनने के लिए, तो एक से शुरू करते थे। वह अपनी अपनी भाषा में, जैसे हिंदी में क्या शुरू करते थे 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से शुरू करते थे। अंग्रेजी में शुरू करते थे 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से शुरू करते थे। तो सब लोग पूरी दुनिया में जो गिनती करते थे पाए गए कि एक से लेकर वो आगे तक गिनती करते थे। तब उस समय पढ़ाई का कोई विषय विकास नहीं हुआ था, यानी कोई पढ़ता लिखता नहीं था, फिर भी गिनती अपने अपने भाषा में वो कर लेते थे। तो इससे स्पष्ट है, वो भी एक से लेकर, इससे स्पष्ट है कि एक से लेकर जो संख्याएं हैं वो चाहे जिस लिपि में हो, चाहे जिस भाषा में हो, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहा जाएगा। तब से प्राकृतिक संख्या, इनको एक से लेकर संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा गया। और जब शून्य का प्रयोग आया कि जैसे कोई संख्या में ना मौजूद हो कुछ, तो उसे शून्य कहा जाएगा। और इसके प्रयोग के बारे में जब आरंभ हुआ, इसे शामिल कर लिया गया प्राकृतिक संख्या में शून्य को, तब इसे कहा जाने लगा पूर्ण संख्या। अब कहेंगे 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से अनंत तक, अनंत तक। ऐसे संख्याओं को जब हम प्राकृतिक संख्याओं में पूर्ण संख्याओं को शामिल कर लेंगे, शून्य को शामिल कर लेंगे, तब इसे कहा जाने लगा पूर्ण संख्या। अब जरूरत आ गया कि यदि हम पृथ्वी पर खड़े हैं और नीचे जमीन में, यानी कि नीचे की तरफ अंकों में दर्शाना हो कोई माप, ऊपर की तरफ अंकों में दर्शाना हो कोई माप, तो जब
ऊपर दर्शाना हो तब कौन सा अंक का प्रयोग करें, और जब नीचे दर्शाना हो तो कौन सा अंक प्रयोग करें। तो इसके लिए प्रयोग आया एक अंक, इसी पूर्ण संख्याओं से एक अंक और एक संख्या और बनाई गई जिसे पूर्णांक कहते हैं। और याद रखें, प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या को होल नंबर, और पूर्णांक को इंटीजर कहा जाता है। तो यहाँ इंटीजर की बात हो रहा है। इंटीजर किसे, जैसे हम जमीन, यहाँ जमीन का तल है, ये 0 माना गया, और ऊपर की तरफ हम प्लस मानेंगे, यानी +1 +2 +3 +4 +5, ऐसे डाट अनंत तक। अनंत का हम चिन्ह बना दे रहे हैं, अनंत तक, यानी प्लस अनंत तक। उसी प्रकार यदि नीचे दर्शाना हो, नीचे, तो वो -1 -2 -3 -4, ऐसे अनंत तक। इस प्रकार से संख्याओं को बना लिया गया। पूर्ण संख्याओं से हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त हो गया। अब फिर इसको यदि जहां कोई व्यक्ति खड़ा उसके आगे और पीछे दर्शाना हो तब भी प्लस और माइनस, यानी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को बनाया गया, प्रयोग किया गया। तो आगे ऊपर दाएं, आगे ऊपर दाएं को प्लस में धनात्मक संख्या में, और पीछे नीचे बाएं, पीछे नीचे बाएं ऋणात्मक संख्याओं से दर्शाया जाने लगा। तब और जो उसका मुख्य बिंदु होता है जहां से सब संख्याएं शुरू होती हैं धनात्मक ऋणात्मक, उसे कहा गया 0, यानी 0 ना तो धनात्मक होती है ना तो ऋणात्मक संख्या। तो जब ऐसा संख्याओं को बना लिया गया, पूर्ण संख्याओं को, तो उनको कहा जाने लगा पूर्णांक, अंग्रेजी में इंटीजर। इसको ग्राफ में अच्छी प्रकार से समझेंगे। आगे यदि एक बात और याद रखें, यदि संख्या में कुछ ना लगा हो तब भी प्लस अपने आप वो होता है। जैसे इस बता दिया गया कि मान लेते हैं एक संख्या है 7 1 -3, तो इसमें से कौन ऐसी संख्या है जो धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है, या कोई जिस पर ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक, कौन संख्या है पूछ लिया जाए इन दोनों में, इसमें से कौन सा ऐसी संख्या है, कौन ऐसी संख्या जो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक। तो कोई ऐसी संख्या नहीं है जो ना तो ऋणात्मक है ना तो धनात्मक, क्योंकि अभी हम बताए हैं यदि कोई संख्या लिखी गई हो उसके पहले कोई चिन्ह ना हो तो अपने आप वो धनात्मक होती है। यह स्पष्ट है कि ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। तो पूर्णांक कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार से, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक, एक न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब है जिसपे ना तो वो धनात्मक होती है ना तो ऋणात्मक, यानी 0 एक न्यूट्रल इंटीजर है। तो 3 प्रकार से पूर्णांक होते हैं, इनको याद रखिएगा। अब इन्हीं संख्याओं से हमें एक और जरूरत पड़ा, मैथ की गणना में, कैलकुलेशन में हमें और संख्याओं की जरूरत पड़ा, तो उन्हीं से हम और एक संख्या बना लिए, सम संख्या, जिसे इवन नंबर कहा जाता है। इवन नंबर, सम संख्या। सम संख्या इसी से बनाया गया, इसी से पूर्ण संख्याओं से। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से भाग करने पर शेष 0 बचता है, ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग करने पर शेष 0 बचता है उसे सम संख्या, और जिस संख्या में 2 से भाग करने पर शेष 1 बचता है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे देखो, सम विषम एक साथ बताएंगे, भाज्य भाज्य एक साथ बताएंगे, तब ज्यादा समझ में आएगा। देखो, सम संख्या विषम संख्या कैसे पहचानेंगे? देखो, एक मान लेते हैं हम, ये है 46 है, ये सम है विषम है, पहचानना है। अभी और सरल तरीका बताएंगे, पहले एक मुख्य आधार इसका जो होता है वो बता देंगे, तब पहचान बताएंगे। कैसे चेक करेंगे? चेक करने के, जांच करने के लिए सम है विषम, इसको 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 6, 2 तिहाई 6, देख रहे हैं शेष कुछ नहीं बचा,
यदि 2 से भाग करने में किसी संख्या में 2 से भाग करें और शेष शून्य प्राप्त हो जाए, शेष कुछ ना आए, तो वह संख्या सम होगी। यदि 2 से भाग करने पर शेष 1 आ जाए तो वह संख्या विषम होगी। जैसे देखो अब 13 है, इसको हम 2 से भाग करेंगे तो शेष 2 छक 12, शेष कितना आ गया? 1 आ गया। तो 2 से भाग करने पर शेष 1 होता है, शेष यदि 1 बचता है तो वह विषम होगी, और शेष कुछ शून्य बचता है 2 से भाग करने पर तो वह संख्या सम होगी। ये तो बेसिक है। अब पहचानने का नियम बता दे रहे हैं। कोई संख्या हो उसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, यह पहचान है। कोई कितना भी बड़ी संख्या हो, यदि उसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या सम होगी। यदि ये नहीं है 0, 2, 4, 6, 8, 0, 0, 2, 4, 6, 8 इकाई स्थान पर नहीं है तो वह संख्या विषम संख्या होगी। तो स्पष्ट है। देखो ये 2, फिर 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे अनंत तक ये। तो देखो बता दिया गया जिसके इकाई स्थान पर, जैसे और उदाहरण के लिए देखो इतनी बड़ी संख्या है, आप पता करना है कि ये संख्या सम है कि विषम है। तो तुरंत पहचान, इकाई स्थान पर क्या मिल गया? 0, 0 मिल गया। ये पूरी संख्या सम संख्या होगी, और जो सम संख्या होगी वो 2 से जरूर डिवाइड हो जाएगी, शेष 0 बचेगा 2 से भाग करने में। तो ये पहचान है। और ये विषम संख्या है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसे अनंत तक। इस संख्या में 2 से भाग करें तो शेष 1 आएगा। तो सम विषम समझ में आ गया होगा। अब भाज्य और अभाज्य संख्याएं। तो इसको अंक को हम मिटा दे रहे हैं यहां कुछ समझाने के लिए। तो देखो भाज्य ऐसी संख्याएं जो अपने के अलावा किसी दूसरी संख्या से कट जाए। ऐसी संख्याएं जो अपने के अलावा किसी दूसरे से भाग देने पर उसमें शेष 0 बचे तो वह भाज्य संख्या होगी। जैसे देखो, जैसे मान लेते हैं एक 15 है। अब 15 है, ये 15 के अलावा कोई संख्या ले लो, 5 ले लो। 15 के अलावा 5 संख्या ले लेते हैं, क्या ये 5 से कट जाएगी? 5 तिहाई 15, देखो शेष 0 बच गया। जब किसी इस मान लेते हैं 15 है भाज्य, तो चेक करो कि भाज्य है कि नहीं है, जांच करो। तो किसी और संख्या से भाग करो, तो 5 से भाग करते हैं, देखिए कट जाता है, 3 डिवाइड हो जाता है, देखो कट जाता है, शेष 0 बच रहा। इससे स्पष्ट है कट जा रहा। तो यदि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से डिवाइड हो जाए, अपने आप से नहीं, अपने आप से हो या ना हो से मतलब नहीं, अपने आप से हर कोई संख्या कट जाती है, लेकिन अपने आप को छोड़कर किसी और से यदि कट जा रही है तो वह भाज्य होगी, और किसी और से नहीं कट रही है तो वह अभाज्य होगी। जैसे देखो 13 है, अब 13 चाहे किसी भी संख्या केवल अपने आप से कटेगी, 13 के 13, यानी अपने आप को छोड़कर। यहाँ लेकिन बताया गया है कि संख्या अपने आप को छोड़कर किसी और से यदि कटती है संख्या तो भाज्य, और अपने आप को छोड़कर किसी और से नहीं कटती है, नहीं डिवाइड होता है तो वह अभाज्य होगी। तो चेक करो, और 1 से कोई संख्या कटती नहीं, देखो 1 के 1, फिर 3 उतारोगे तो 1 तिहाई 3, स्पष्ट है 1 से तो कोई संख्या कटती ही नहीं। पहली बार जितना था उतना फिर आ गया, तो कहाँ कटा? कोई बटा ही नहीं, उतना हो गया। अब 2 से चेक करें, 2 से जांच करें तो कितना आ जाएगा? 2 छक 12,
फिर भी शेष 1 आ गया, 2 से भी नहीं कटा। 3 से करेंगे ऐसे, 3 से भी डिवाइड करेंगे तो नहीं कटेगा। इस प्रकार से स्पष्ट है कि 13 ऐसी संख्या है जो किसी दूसरी संख्या से कटती ही नहीं है, तो ये अभाज्य होगी। जो किसी दूसरी संख्या से या अन्य संख्या से कट जाती है वो भाज्य, जो अन्य संख्या से नहीं कटती वो अभाज्य। देखो जैसे 1 है किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है, 2 है किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है, 3 है किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है, 5 है किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है, 7 है किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है। लेकिन ये अभाज्य, ध्यान देंगे ये अभाज्य हम यहाँ लिख रहे हैं, भाज्य लिखना है। देखो यहाँ है 4 ऐसी संख्या है जो भाज्य है। 6 है भाज्य है क्योंकि ये 3 से कट जाती है अपने के अलावा, 3 से अपने के अलावा ये 2 से कट जाती है। फिर इसके बाद 8 हुआ, ये 4 से और 2 से अपने के अलावा 4 और 2 से डिवाइड हो जाता है। इसके बाद 10 है जो कि 5 से हो जाता है। 9 भी है क्योंकि 9 देखो 3 से हो जाता है अपने के अलावा। फिर 10 है 5 से भी हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। 11 तो अपने आप से कटता, किसी और से नहीं कटता, इसलिए 12 देखो, 14 ऐसे संख्याएं अनंत तक जो अपने आप के अलावा किसी और से कट जाए वो भाज्य। अब देखो 1 है जो अपने आप के अलावा किसी और से कटती ही नहीं है। 1 है, 2 है, 3 है, ये अपने के अलावा किसी और से नहीं कटेगी। फिर इसके बाद 4 है, 4 तो अपने आप के अलावा किसी और से भी कट जाती है, 2 से कट जाता है, इसलिए वो भाज्य, अभाज्य नहीं वो भाज्य होगी। तो इसलिए यहाँ 5 ऐसी संख्या है जो अपने के अलावा किसी और से नहीं कटती। 7 है, इसके बाद 11 है, इसके बाद 13 है, इसके बाद 17 ऐसी संख्याएं हैं जो ऐसे अनंत तक जो अपने आप के अलावा किसी और से नहीं कटती हैं, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब भाज्य अभाज्य समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सहभाज्य और सह-अभाज्य, सहभाज्य और सह-अभाज्य। तो देखो भाज्य को यहाँ अंग्रेजी में इसको बता रहे हैं, सम को इवन नंबर, विषम को ऑड नंबर, अभाज्य को कहा जाता है इसको भाज्य को कंपोजिट नंबर, अभाज्य को प्राइम नंबर। तो यहाँ रहेगा सहभाज्य को कंपोजिट नंबर और सह अभाज्य को प्राइम नंबर कहते हैं, सहभाज्य संख्याओं को। तो देखो यहाँ सहभाज्य, ये बहुत ही लोग कम समझ में आता है, बहुत ही लोगों को, बहुत विद्यार्थियों को कम समझ में आता है, क्लियर नहीं कर पाते हैं। बहुत से विद्यार्थियों को जब चेक किए तो पता चला कि सहभाज्य उन्हें सही से नहीं आता है। तो याद रखें, हम सबसे बढ़िया आसान तरीका बताएंगे सहभाज्य और सहभाज्य। और परमेय भी बहुत से विद्यार्थी पढ़ लेते हैं लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता। ये चारों पॉइंट बहुत ही खास है, इसको ध्यान देंगे। सहभाज्य और सहअभाज्य किसे कहते हैं? तो देखो सहभाज्य ऐसे, सह मतलब साथ साथ, साथ साथ कुछ ऐसे संख्याएं रख लो। देखो ऐसी संख्या जो साथ साथ रखेंगे उसे सह कहते हैं, अर्थात साथ साथ। सह का मतलब साथ साथ होता है, यानी ग्रुप में एक संख्या रख रहे हैं हम। एक संख्या है 12, एक संख्या है 26, एक संख्या है 106 है, या देखो 106 है। ये 3 संख्या हम रख लिए। तो ये सह, अब चेक करना है यहाँ हमें कि सहभाज्य है कि सह अभाज्य है, यानी को कंपोजिट है कि को प्राइम है, इसको समझना है। चेक करते हैं। सबसे पहले हम जांच करेंगे, इसका तीनों का गुणनखंड करेंगे। 12 का गुणनखंड हो जाएगा 1 को छोड़ करके। तो एक को भी कर सकते हो। 1 दूनी 2 दूनी 4 तिहाई 12, ये हो गया। 26 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 13 आएगा। 106 का करेंगे तो ये हो जाएगा, 106 का करेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 53। तो देख इसमें ये चेक करना, सहभाज्य में चेक करना है या सहभाज्य सहअभाज्य, हमें यही जांच करना है
कि यदि कोई संख्या एक के अलावा कोई भी गुणनखंड यदि सबका गुणनखंड करने पर कोई ऐसा गुणनखंड यदि मिल रहा है कि सब में कॉमन हो, कोई ऐसा गुणनखंड एक के अलावा कोई ऐसा गुणनखंड मिल रहा हो जो कॉमन हो, तब ये सहभाज्य होगा, नहीं तो ये सह-अभाज्य होगा। एक के अलावा, एक को छोड़ दो, अब एक के अलावा कोई और संख्या कॉमन मिल रही है, कोई और गुणनखंड कॉमन मिल रहा है। देखो 2 ऐसी है, एक के अलावा 2 मिल रहा है, सब में है, सब में गुणनखंड 2 2 2 मौजूद है। तो जब किसी संख्याओं का ऐसा समूह हो और सबका गुणनखंड करने पर उसमें कोई एक संख्या या एक गुणनखंड कॉमन हो तो उसे सहभाज्य कहते हैं, और जब एक के अलावा कोई और कॉमन ना हो तब उसे सह-अभाज्य कहते हैं। ये समझ में आना चाहिए। चलो और कोई संख्या देखते हैं। तो ये है सहभाज्य, यानी कि हम कह सकते हैं सहभाज्य 12, 26, 106 ये क्या है, तीनों सहभाज्य संख्याएं हैं। आगे चेक करते हैं, कुछ और संख्याओं को देखते हैं, सहभाज्य है कि सह-अभाज्य है। जैसे हम संख्या ले लिए 14, इसके बाद ले लिए 9, इसके बाद 11। तो ध्यान देंगे ये सहभाज्य हैं कि सह-अभाज्य हैं। चलो इसका चेक करते हैं, ये सहभाज्य है कि सह-अभाज्य है। 14 का गुणनखंड 1 × 2 × 7, 9 का 1 × 3 × 3, 11 का 1 × 11। तो चेक करो, इसमें जांच करो क्या कोई फैक्टर, क्या कोई गुणनखंड कॉमन एक के अलावा कोई और कॉमन है, नहीं है। देखो एक के अलावा कोई और गुणनखंड कॉमन नहीं है, इसलिए यह सह-अभाज्य हो जाएगा। ये ऐसी संख्याएं हैं जो सह-अभाज्य हैं। 14, 9, 11 ये क्या है, सह-अभाज्य है। तो समझ में आ गया होगा, यदि संख्याओं का गुणनखंड करें और उनमें कोई एक के अलावा कोई और गुणनखंड कॉमन मिल जाए तो सहभाज्य, और एक के अलावा कोई और गुणनखंड कॉमन न मिले तो उसे सह-अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और वो संख्याएं ग्रुप में रखी गई हों, 2 या 2 से अधिक संख्याएं हों। तो ये सहभाज्य और सह-अभाज्य समझ में आ गया होगा। आगे हम बताएंगे परमेय और अपरमेय। परमेय और अपरमेय 3 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको कंफर्म करा देंगे कि ये परमेय है कि नहीं है। तो बहुत से लोग परमेय नहीं जान पाते हैं, किताब में भी उतना स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। कई किताब का अध्ययन किए हैं लेकिन उसमें भी हम पाए हैं कि सही से नहीं बताया गया है। लेकिन देखो यहाँ सही से इस वीडियो में बता दिया जाएगा परमेय और अपरमेय संख्याओं के बारे में। तो देखो परमेय में लिखा रहता है किसी संख्या को P/Q, यानी P/Q के रूप में यदि लिखा जा सकता है तो वह परमेय संख्या होता है, और नहीं लिखा जा सके तो वह अपरमेय होगा। यही लिखा रहता है किताब में। अब कैसे पहचानेंगे, मान लेते हैं √2 है तो इसको भी तो /1 कर सकते हैं। तो यहाँ PA है, QA है, ये Q हो गया, ये P हो गया। तो ये भी जो PQ के रूप में दिखाई दे रहा है कि लिखा जा सकता है, क्योंकि हर एक संख्या का /1 कर सकते हैं। हर एक संख्या में 1 से भाग करने पर उसका मान नहीं बदलता है। तो देखो स्पष्ट है कि ये किताब में जो है ये भी परिभाषा स्पष्ट नहीं है, ये भी सही है मगर ये स्पष्ट नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। तो यहाँ नहीं पहचान पाएंगे कि इससे परमेय संख्या है कि नहीं है। लेकिन हम यहाँ बढ़िया से समझाएंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। परमेय संख्या में आपको देखना पड़ेगा कि कोई भी संख्या हो, जैसे है 5 है, इसकी घात मान लेते हैं 11 है, इसकी घात यदि पूर्णांक है, जैसे 7 की घात -2, तो ये भी परमेय है। जब संख्या का घात पूर्णांक हो तो वह, यानी पूरा पूर्णांक हो, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो,
लेकिन पूर्णांक हो, पूर्णांक संख्या उसके घात हो तो वह परिमेय संख्या होगी। यदि उसका घात पर देखो, घात उसका जैसे मान लेते हैं 2.5 नहीं 2.5 है, इसका देखो पूर्णांक नहीं है। 7 की घात 1/2 यानी आधा है, 7 की घात क्या है, आधा है, और यहाँ 2.5 यानी 2.5 है घात। यदि संख्या का घात पूरा नहीं है तो वह संख्या पूर्णांक नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखो ये पूर्णांक नहीं है, 2.5 है और ये आधा है घात इसका, तो ये पूर्णांक नहीं है, ये जो है पूर्णांक नहीं है घात, तो ये अपरिमेय होगा, इरेशनल नंबर होगा। और इसके घात पूर्णांक है तो यह परिमेय होगा, यानी कि रेशनल नंबर होगा। तो ये परिमेय वो अपरिमेय होगा, परिमेय, ये अपरिमेय होगा, ये परिमेय होगा। इससे स्पष्ट होगा। अगला पॉइंट है, आपको ये समझना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं तो परिमेय हमारा 5 का घात 11 और 7 की घात -2 ये क्या है, परिमेय है। लेकिन 5 की घात 2.5 और 7 की घात आधा ये परिमेय संख्या नहीं है। अब वर्गमूल में दिया गया कोई है, मान लेते हैं 2 है, जब इसको घात रूप में बदलेंगे तो इसकी घात आधा प्राप्त होगा। स्पष्ट है, √2 को यदि हम घात रूप में हल करते हैं तो इसको घात रूप में लिखते हैं, तो इसका घात हल करने पर देखो क्या प्राप्त हो रहा है, ये आधा प्राप्त हो रहा है इसका घात, तो ये भी अपरिमेय है। 2 की यानी √2 अपरिमेय संख्या है। यदि √4 है, इसको हल करेंगे तो 2 की घात 1 आएगा, तो यहाँ देखो 2 की घात 1 पूर्णांक प्राप्त हो गया, इसलिए √4 परिमेय संख्या होगी। ये हुआ दूसरा कंसेप्ट। और अगर तीसरा आपको ये पहचानना है, देखो किसी भी भिन्न का अंश 0 हो जाए, अंश 0 हो जाए तो वह परिमेय संख्या होगी। लेकिन हर 0 हो गया तो वह परिमेय नहीं होगी, ये परिमेय और ये अपरिमेय होगी। किसी भी संख्या का यदि अपरिमेय, ये इरेशनल होगा और रेशनल, अंश 0 होने पर परिमेय, लेकिन हर 0 हो गया तो वह अपरिमेय हो जाएगी। अर्थात कह सकते हैं कि देखो 0/9 ये परिमेय संख्या है, लेकिन 9/0 ये अपरिमेय होगा। तो ये सब समझना होगा। अब देखो एक आता है पाई का मान 22/7 पढ़े होंगे, 22/7, जहां ये पाई के एकदम नजदीक का मान है, ये 22/7 को एकदम फिक्स कर दिया गया है। लेकिन ये पाई का स्वयं का मान एक फिक्स मान नहीं है, क्योंकि इसको हल करने पर ऐसे अनंत तक आता रहता है, संख्याएं खत्म नहीं होती हैं, इसलिए। लेकिन यहाँ इसको खत्म कर दिया गया हल करके। देखो 22/7 ये भिन्न के रूप में यानी P/Q के रूप में लिख दिया गया है, इसलिए इसे परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन ये जो पाई का मान है बराबर, देखो पाई बराबर 22/7 होता है, ये परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन ये परिमेय संख्या है, जबकि दोनों का मान बराबर दिया जाता है। ये मैथ में कि पाई बराबर 22/7 होता है पाई का मान, तो लेकिन 22/7 एक अपरिमेय है, परिमेय संख्या है, लेकिन ये पाई अपरिमेय है, क्योंकि जो है इसका करीब का मान लगभग इतना लिख दिया गया है, यहाँ फिक्स लिख दिया गया, ये फिक्स नहीं होता है। तो ये परिमेय में 22/7 परिमेय है, लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये हुआ परिमेय और अपरिमेय पहचानने का नियम। तो देखो समझ में आ गया होगा, परिमेय के यही कॉन्सेप्ट हैं, इतना आप यदि समझते हैं तो परिमेय है, नहीं तो नहीं है। अब आते हैं चर और अचर राशियों के बारे में। चर और अचर राशियां,
चर उसे कहते हैं एक्स वाई जेड, ये सब चर संख्याएं हैं, चर राशियां हैं। 0 1 2 3 ये अचर, इन्हें जो है अचर कहा जाता है। यानी कह सकते हैं कि ऐसे मान जो फिक्स हैं वह उन्हें कहा जाता है अचर, और जो चर है, चर का मतलब होता है वेरिएबल नंबर, और अचर का मतलब होता है नॉन वेरिएबल। ये चर जो होते हैं इनको कोई संख्या प्राप्त करना हो तो इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर कह दिया गया हो, यहाँ ध्यान देंगे, चर कैसे ढूंढेंगे, चर का पहचान कैसे करेंगे, चर का प्रयोग क्यों होता है, इसको हम बताने जा रहे हैं। देखो, लेकिन इसको विस्तार में लगभग ये 7वां या 8वां डे जब पढ़ेंगे तो इस चर के बारे में पूरा बताएंगे। चर राशियों के बारे में जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना लगभग 8वें दिन बताएंगे, क्योंकि 10 दिन में आपको हम मैथ में परफेक्ट बना देंगे। 10 दिन जब आप ये सब गणित की जड़ पढ़ लेंगे तो तब उस समय जब आप मैथ का कोई भी सवाल लगाएंगे, कोई थोड़ा सा हिंट देगा, आप ज़्यादा समझ जाएंगे। और यही 10 कंटेंट आपको नहीं आएंगे तब आपको उसे कोई बताता रहे, समझाता रहे, समझ में नहीं आएगा। इसलिए 10 कंटेंट आपको पढ़ना है। इसमें से हम दूसरा कंटेंट पढ़ा रहे हैं। पहला अंक था, दूसरा संख्या, जो कि दूसरे दिन के वीडियो में डे 2 है। तो देखो, आपको जानना होगा चर अचर क्या है, सिर्फ इसमें इतना ही जानना होगा, चर अचर राशियां क्या होती हैं। बस इसका प्रयोग, जोड़ना, घटाना सब 7वें 8वें वीडियो में होगा, यानी डे 7 7वें दिन या 8वें दिन में होगा। तो देखो, इस चर का प्रयोग थोड़ा बता दे रहे हैं, थोड़ा सा, बाकी विस्तार से बताएंगे उस वीडियो में, सिखाएंगे उसका गणनाओं का, चर राशियों का गुणा भाग, जोड़ घटाना, गुणा भाग, कि x गुणे x कितना हो जाएगा, x की पावर -5 कितना हो जाएगा, इसको कैसे हल करेंगे, इसका गुणा, और x घात 3 इसका गुणा या इसका भाग, इस प्रकार से गुणा भाग इनका घातों का। इनमें पहचानेंगे कौन से समान चर हैं, कौन से असमान चर हैं, सजातीय हैं, विजातीय हैं, सब समझाएंगे। और जब समझ में ये सब आ जाएगा तब आपके लिए मैथ एकदम आसान हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएंगे मैथ में। कोई भी सवाल देंगे जल्दी समझ में आएगा। तो देखो, एक्स वाई जेड, अब एक्स वाई जेड देखो, जैसे कहा दिया गया, इसका प्रयोग देखो क्या होता है। जैसे 10 में कितना जोड़ें कि वो 15 हो जाए। अब यहाँ जो खाली स्थान है उसको मान लेंगे हम एक्स जोड़े, यहाँ ये पता नहीं है, कह सकते हैं चर राशि का, जिस राशि का मान बदलता रहता है उसे चर, जिसका मान बदलता नहीं है उसको अचर राशि कहते हैं। तो देखो, यहाँ हम क्या किए थे, 10 में क्या जोड़ें कि 15 हो जाए। अब आपको पक्षांतर नियम हम 8वें वीडियो में बताएंगे, और उसके बाद समीकरण बनाना बताएंगे। समीकरण बनाना, पक्षांतर, जब ये सब आ जाएगा तो आपके लिए मैथ कुछ नहीं रह जाएगा, अच्छा लगेगा पढ़ने में मैथ। तो देखो, x बराबर, ये पक्षांतर का नियम है, इधर ये जुड़ रहा है, उधर जाकर समान राशियां, ये देखो, ये अचर राशियां, अचर एक साइड में, चर राशि एक साइड में कर देते हैं, तो ये 10 जाकर उधर घट जाएगा, इधर जुड़ रहा तो ये आ जाएगा 5। अब x का मान आ गया 5, यानी x बराबर 5 प्राप्त हो गया। यानी स्पष्ट है कि x 10 में 5 जोड़े तो वो 15 हो जाएगा। ऐसे ही कोई राशि न मालूम हो, उसको मालूम करने के लिए वहां चर का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे इसको विस्तार से जानकारी हम देंगे 7वें 8वें, इसके बारे में जोड़ना घटाना सब, या इसको प्रयोग के बारे में बताएंगे। इस वीडियो सिर्फ पहचान बता दे रहे हैं संख्याओं के बारे में। आगे है वास्तविक और काल्पनिक। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़, दोनों मिला करके परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को, यानी दोनों को मिला करके सभी संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को कहा जाता है वास्तविक संख्या। तो इसमें बस जो परिमेय बताए हैं, अपरिमेय बताए हैं, दोनों को शामिल कर लो तो उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं, रियल नंबर। अब काल्पनिक किसे कहा जाता है, जब हम ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेते हैं
तो उन्हें काल्पनिक संख्या कहा जाता है। -64, -81, इस प्रकार से। यदि हम ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल निकालते हैं, जैसे एक संख्या है 121, -121 का वर्गमूल निकालना है, तो ये संख्या जैसे वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे तब ये जो प्राप्त होगा वो काल्पनिक संख्या होगी। यानी ये हो जाएगा 11 आयोटा निकलेगा। इस प्रकार से इसे जिसमें आयोटा रहता है वो संख्या काल्पनिक संख्या मानी जाएगी, वास्तविक संख्या नहीं होगी। इसका प्रयोग ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए किया जाता है, काल्पनिक संख्याओं का प्रयोग। इसलिए काल्पनिक संख्याओं का प्रयोग ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए किया जाता है। तो अब स्पष्ट हो गया है, दूसरे वीडियो में यही सब सीखना जरूरी है। तीसरे में आप जानेंगे साधारण संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इसको जानना जरूरी है। और आगे ऐसे दशमलव संख्याओं का, भिन्नों का, चार अचर राशियों का सबको बताएंगे अलग अलग वीडियो में। ये 10 कंटेंट आपको आना चाहिए आवश्यक रूप से।